नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए हम लोग आज बंगाल में द्वैध शासन देखेंगे। पूरी तरह से आप प्यार और मोहब्बत को बनाए रखें और इसी तरह से हम लोग होले होले सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। केवल आप मेरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि अब तक सपोर्ट किए हैं तो आगे भी आपको इसी तरह से प्यार और मोहब्बत को बनाए रखना है। काहे से कि अब तक करतनी तोहरे से प्यार हो, अब तक करतनी तोहरे से प्यार, हमार गलिया जई हो। हम तक करतनी तोहरे से प्यार हो, हम तक करतनी तोहरे से प्यार, हमार गलिया जई आ जई आ जई आ जई जन जई। अब तक करतनी तोहरे से प्यार, हमार गली चलिए हो। हम तक करतनी तोहरे से प्यार, हमार गली चलिए। और इससे पहले हम लोग जितने भी चैप्टर हैं बहुत अच्छे से देखे हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं द्वैध शासन कब से कब तक लगा था, तो 1765 से लेकर के 1772 तक चलेगा। ये द्वैध शासन है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि भारत में और अंग्रेजों का बीच सिचुएशन क्या हो गया था, यानी किस तरह से उस समय का माहौल था। तो 1757 में आप देखे हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध में सिराजुद्दौला को क्या किया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा षड्यंत्र रच करके उसे हरा दिया जाता है। बंगाल के गद्दी से उसे हटा के ये मार दिया जाता है। अब बंगाल के गद्दी पर बैठाया जाता है किसको, तो मीर जाफर को। उसके बाद जब ये रॉबर्ट क्लाइव का 2 कार्यकाल रहता है, देखिएगा 1757 से 60 तक, और 60 में जो है ये चले जाते हैं इंग्लैंड। उसके बाद हालवेल उप गवर्नर के रूप में, कार्यवाहक गवर्नर के रूप में काम करता है। उसके बाद तुरंत 60 में 1760 से 65 तक वेंसिस्टाड गवर्नर के रूप में काम करेंगे। लेकिन जब वेंसिस्टाड के समय देखिएगा कि बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर के युद्ध जो हुआ है आपको 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में त्रिगुट सेना को हरा देती है अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और त्रिगुट सेना में कौन कौन थे, तो याद करिए, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का अपना एक सेना रहती है, क्योंकि राजधानी मुंगेर ले गया था तो सेना उसके साथ थी। प्लस में अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना होती है, और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के, ये टोटल तीनों सेना को त्रिगुट सेना कहा जाता है। तीनों को परास्त हो जाता है। बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम रहते हैं, तो उनसे कोई संधि करने की क्या जरूरत है, लेकिन बाकी 2 जना से बरियार संधि किया जाएगा। उसी के लिए बुलाया जाता है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि ये बहुत ही माइंड से चतुर था। तो 1765 में पुनः बुलाया जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की संधि करने के लिए। और यह कब तक रहेंगे, 1765 से 2 साल 67 तक रहते हैं, 67 तक। और जब आए हैं इलाहाबाद के संधि करने के लिए, उसी समय द्वैध शासन बंगाल के क्षेत्र में लगा दिया जाता है। क्योंकि पुनः जो है गद्दी पर बैठाया गया था किसको, 63 में फिर पुनः बैठा दिया जाता है। मीर जाफर को अपदस्थ कर दिया गया था। बक्सर के युद्ध से पहले ही कटवा का जो युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध होता है, उससे पहले ही क्या किया गया था, मीर जाफर को तो पहला देखिए, गड़बड़ाइए नहीं, 1757 में देखिएगा पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या करके किसको बैठा दिया जाता है, तो मीर जाफर को बंगाल के गद्दी पर। 57 से ये 60 तक रहेंगे, क्योंकि 60 में जब वेंसिस्टाड आता है तो उसकी भव्य स्वागत का उपेक्षा करता है मीर जाफर से, लेकिन मीर जाफर वैसा करता नहीं है, जिसके चलते मीर जाफर को क्या किया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है। 1760 से 63 तक कौन बैठेंगे, मीर कासिम जो रहते हैं। तो जब मीर जाफर बैठते हैं बंगाल के गद्दी पर, तो 1757 में तो उसे बंगाल की प्रथम क्रांति, और जब हटते हैं तो इसे बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा जाता है।
यानी 1760 में द्वितीय क्रांति हुई। मीर कासिम जो था अपना तेज था, पलासी का युद्ध वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। पलासी और बक्सर दोनों मैं उम्मीद करता हूं आप देख करके उसके बाद द्वैध शासन का टॉपिक देख रहे होंगे। प्रगति पथ चैनल का प्लेलिस्ट में चले जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बजाबते बनाया हुआ है, सीरियल से सारा चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 63 में क्या किया जाता है, मीर कासिम को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये क्या किया था, मनमाने तरीके से काम करने लगा था, अंग्रेजों इसमें हस्तक्षेप करने लगे थे आंतरिक मामला में। देखिएगा तो अरे वो पटना वाला घटना याद है ना, पटना में घटना घटल, 148 लोगों की हत्या करवा दिया, जिसमें जमींदार की भी हत्या कराया था। हाँ, जिसके कारण इलिस नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी आता है और पटना पर क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता है, जिससे क्या हो जाता है, इसने भी अपना सेनापति समरू को क्या किए, विदा करके उसकी हत्या करा देते हैं, जिससे नाराज होकर के 63 में ही क्या किया जाता है, मीर कासिम को बंगाल की गद्दी से हटा करके मिर्जाफर को बैठा दिया जाता है। फिर मिर्जाफर 63 से बैठेंगे और ये 65 में हाँ इंतकाल हो जाता है, मिर्जाफर पुनः आएंगे और 65 में जब मृत्यु हो जाता है तो इनका बेटा जो है गद्दी पर बैठेगा। बेटा का क्या नाम था, नजमुद्दौला। नजमुद्दौला बैठ जाता है। तो इसी समय जो है 65 में ही क्या किया गया था, द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, क्योंकि बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों का तो दीवानी मिल गई है अंग्रेजों को, तो वो तो अब क्षेत्र दीवानी जब राजस्व मिल गया तो वो तो क्षेत्र उनका हो गया। लेकिन ये अपना एक छत्र राज्य स्थापित नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके पास प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, भारतीय लोगों के विद्रोह का भी डर था, अन्य यूरोपीय कंपनी का भी विद्रोह का डर था, इसलिए ये डायरेक्ट रूप से बंगाल के क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को नहीं करते हैं। क्यों कि अभी नए नए आए हैं और कहीं जो है कि एक ही झटके में हमारा जो है कि चला जाएगा ये क्षेत्र, तो बहुत दिक्कत। आहिस्ते आहिस्ते उधर से ब्रिटेन से जो शासन व्यवस्था ताज का था वहां से भी आदेश आ रहा था, ब्रिटेन से भी आदेश आ रहा था कि आपको डायरेक्ट रूप से शासन नहीं, कंपनी के माध्यम से भारतीय लोगों को आगे करके यहाँ पर शासन व्यवस्था को अभी स्थापित करना है। इसलिए कोई हड़बड़ाहट नहीं किए और द्वैध शासन लगाते हैं। बंगाल में जो शासन चलता है उसे द्वैध शासन कहते हैं। आइए देखते हैं क्यों। हाँ, आपको देख लीजिए, गवर्नर का भी देखिएगा तो उस समय गवर्नर के रूप में, ये तो राजा महाराजा देख लिए ना, नवाब थे, बंगाल का नवाब। यदि आप देखना चाहिएगा तो गवर्नर उस समय कौन कौन आते हैं, बंगाल का गवर्नर तो पहल का 1757 में कौन आएंगे, वही रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, नहीं याद है, प्रथम गवर्नर। इन्हें अंग्रेजी सत्ता का भारत में संस्थापक के रूप में कहा गया है। अगर ये नहीं रहते तो कुछ होता ही नहीं। 60 तक ये रहेंगे, उसके बाद 1760 में वेंसिस्टार्ट, लॉर्ड सीस्टार्ट, वेंसिस्टार्ट या वेंसिस्टार्ट भी कहा जाता है। उसके बाद ये आपको 65 तक रहेंगे। 1765 में बुलाया जाता है पुनः रॉबर्ट क्लाइव को, यानी रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गए, पुनः आ गए। इलाहाबाद के संधि करने के लिए बुलाया गया था। ये 67 तक रहेंगे। 67 में बड़े लास्ट आते हैं और फिर 2 साल तक 65 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं और 67 से 69 तक बड़े लास्ट और 69 से 72 तक जिनका नाम है कार्टियर, गड़बड़ाइए नहीं, 69 से लेके 72 तक कार्टियर का गवर्नर के रूप में देखा जाएगा और 72 से 85 वारेन हेस्टिंग्स।
1772 से 85 तक वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद कर्नवालिस आएंगे 85 से आपको 93 तक। उसके बाद जॉनसोर रहता है, जॉनसोर 93 से 98 तक। फिर आपको 98 में आएंगे वेलेजली 1905 तक। पूरी गवर्नर के रूप में भी आप क्या किए होंगे, पूरी तरह से कंठस्थ कर लिए होंगे। तो इस समय जो चल रहा है, किसका शासन चल रहा है? रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर के रूप में है बंगाल में, और शासक के रूप में कौन है? मीर जाफर को पुनः बैठा दिया गया है। 1765 का सिचुएशन देखिए तो। और 65 में 12 अगस्त को इलाहाबाद की प्रथम संधि दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से किया जाता है। और 16 अगस्त 1765 को 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की सेकेंड संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से किया जाता है। तो ये सब देख लिए हैं। अब बंगाल के क्षेत्र में शासन इसलिए नहीं करते हैं कि डायरेक्ट जो है कि विद्रोह भारतीय लोग करने लगेंगे, कुछ अनुभव भी इनके पास नहीं था। इसीलिए क्या करते हैं कि जो शासन व्यवस्था का स्ट्रक्चर था उसी में चेंजिंग करते हैं, उसी को द्वैध शासन कहा जाता है। अगर द्वैध शासन को ठेठ भाषा में समझाएं तो समझ लीजिए, दो शक्तियां किसी एक राज्य में एक ही समयावधि में शासन को करती है तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। एक ही क्षेत्र में, बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल बिहार उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल कहेंगे, ओके। तो एक ही समयावधि में करती है दो शक्तियां, इसीलिए क्या कहा जाता है? द्वैध शासन कहा जाता है। आप कहिएगा कि सर जी हमारे राज्य में भी तो दो शक्तियां हैं, एक केंद्रीय शक्तियां भी अपना जो है आदेश का पालन करवाती है और एक राज्य सरकार भी अपना दिशा निर्देश जारी करती है, उसके तहत हमको आपको चलना पड़ता है। जैसे बिहार में दारू बंद बा, तो ये राज्य की आदेश है, ये राज्य सरकार का क्या है? आदेश है। यूपी में चालू बा, हाँ, तो ये राज्य शक्तियां भी अपना शासन कर रही है और केंद्र शक्तियां भी राज्य में शासन कर रही है। तो इसको भी द्वैध शासन कहेंगे? नहीं, दोनों में अंतर है। आइए हम लोग देखते हैं कि द्वैध शासन से पहले किस तरह से व्यवस्था था, यानी शासक जब थे, बादशाह जब थे। मान लीजिए कि यहां पर मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह, तो शासन का दो स्वरूप होता था। पहला एक दीवानी, अच्छा से समझिएगा, यहीं पर समझना है, और दूसरा निजामत। जो दीवानी का काम करता था उसे दीवान कहा जाता था, और जो निजामत का काम करता था उसे निजाम कहा जाता था। क्लियर हो गया? जो दीवानी का काम करता था उसे दीवान कहा जाता था, जो निजामत का काम करता था उसे निजाम कहा जाता था। निजामत के काम में था क्या? तो पूरी तरह से जनता को जो चाहिए अपने राजा से, वो सारी चीजें निजामत में था। जैसे मैं इधर लिख दे रहा हूं, प्रशासन, प्रशासन सुचारू रूप से देख रेख करे, उसकी रक्षा करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, यानी कानून, न्याय, रोड बनवाना, पुल बनवाना, नहर खोदवाना, नहर, पुल, सड़क, ये सब काम जो थे, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो ये सब काम निजामत को करने होते थे। दीवानी में क्या था? तो दीवानी में आपको राजस्व,
कलेक्शन करना। राजस्व का जितना भी टैक्स हो गया आपको लगाना है या तसीलना है, लगान जिसे भी कहा जाता है, लगान या कर, ये सब राजस्व तसीलना, कलेक्ट करना कह सकते हैं। कलेक्शन, राजस्व कलेक्शन का काम दीवानी में था। जो कौन करते थे? दीवान करते थे। एक पद होता था, जो उस पद पर बैठते थे लोग, उसको दीवान कहा जाता था। और ये दीवान को नियुक्त कौन करते थे? मुगल बादशाह या जो भी अपना क्षेत्र का राजा होता था, वो अपने प्रांतों में, बहुत सारे प्रांत होते हैं, उस समय भी होते थे, तो हर एक प्रांत में एक दीवान को नियुक्त करते थे और दीवान का काम था राजस्व को वसूलना। एक निजाम, या निजाम नहीं कहिएगा, सूबेदार कहिएगा, क्योंकि ये काम सूबेदार ही करते थे। सूबेदार, सूबेदार, एक सूबेदार नियुक्त करते थे जिनका काम था प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। यहाँ बादशाह या नवाब भी कह सकते हैं, या सुल्तान कह सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में जाइएगा तो सुल्तान कहा जाता था, मुगल बादशाह, मुगल के काल में जाइएगा तो बादशाह कहा जाता था। बंगाल के क्षेत्र में हेड को नवाब कहा जाता। तो हेड जो होते थे, ये दोनों सूबेदार नियुक्त करते थे, यानी निजामत के काम के करने के लिए, और दीवानी के काम करने के लिए किसे नियुक्त किया जाता था? तो दीवान को नियुक्त किया जाता था, जो कि राजस्व को कलेक्शन करके कहां पर विदा करते थे? तो यहाँ पर मुगल के राजकोष में विदा करते थे, या जो उसके राज्य में हेड थे, नवाब, बंगाल के क्षेत्र में तो जो बंगाल के नवाब होंगे उनके यहाँ कलेक्शन करके विदा करता था लोग। ये द्वैध शासन के पहले की व्यवस्था है। अंग्रेजों ने क्या किया, यहां देखिएगा आप, तो दोनों का हेड कौन है? नवाब है। निजामत के काम करने वाले सूबेदार हैं, उनका भी हेड कौन है? नवाब है। यहाँ दीवान का जो काम कर रहे हैं, उनका भी हेड कौन है? नवाब है। यानी कि केंद्र सत्ता के रूप में एक नवाब होते थे जो दोनों को देखते थे। लेकिन द्वैध शासन में यही जो होता है कि यहाँ केंद्रीय सत्ता दोनों का नहीं रहता है कोई, और ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। जैसे नवाब को यहाँ इस काम को दे दिया गया था करने के लिए, निजामत के काम को दे दिया गया था। किसको? नवाब को, यानी जो राजा थे उनको नवाब का काम दे दिया गया था। और दीवान का काम जो था उसको करने के लिए कंपनी, क्योंकि दीवानी का जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसको मिल गया था? अंग्रेजों को, यानी कंपनी को मिल गया था। तो दीवानी का काम जो था वो कंपनी कर रही थी, क्योंकि मिला ही था इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। और निजामत के काम में यानी नवाब को सौंप दिए थे। लेकिन यहां पर दोनों में तालमेल रखने के लिए ऊपर में कोई हेड नहीं था, जिसके चलते काफी इसे द्वैध शासन को भ्रष्ट शासन कहा गया है। बंगाल के क्षेत्रों में डाकुओं का राज कहा गया है। के.एम. पनिकर द्वारा, एक राइटर है के.एम. पनिकर, जो डाकुओं का राज की संज्ञा दिया गया है। विश्व में उस समय द्वैध शासन जब चल रहा था 65 से 72 तक, कहा गया है कि विश्व में उस तरह से भ्रष्ट शासन कहीं भी नहीं देखा गया है। इस तरह से लोगों को लूटा गया है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अत्याचार, अराजकता, सारा चीज जो है कि बढ़ गया था। नवाब को बैठा दिया गया निजामत के काम करने के लिए, यानी पूरी तरह से जनता का उत्तरदायित्व किसके हाथ में है? नवाब के हाथ में है। नहर बनवाना है या कुछ भी काम करना है तो नवाब करेंगे, यानी कार्य दे दिया गया।
कार्य का उत्तरदायित्व किसके हाथ में है? नवाब के हाथ में है। इनके पास अधिकार क्या है? कुछ भी अधिकार नहीं है। पैसा वैसा मिल रहा है, कुछ ले सकते हैं नहीं। अधिकार किसके पास है? तसीलने का पैसा तो कंपनी के हाथ में है। यानी देखिएगा अधिकार। इनके पास उत्तरदायित्व क्या है? जनता के करने के लिए कुछ नहीं। ये तो नवाब को भी क्या रखे थे? पेंशन पर रखे थे। तो कंपनी जो है केवल अधिकार ही अधिकार है कंपनी के पास। पैसा आओ इधर से आओ, पैसा इधर से लो, जैसे हो तैसे दुहना काम, पैसा दुहना केवल कंपनी का काम था। और खुद नहीं करते थे, भारतीय लोगों को दीवान बना दिए थे। कितना तेज थे देखिएगा। ये दीवानी का काम कंपनी अपने हाथ में जरूर ली है, लेकिन पैसा तसीलने के लिए किसको विदा करती है? यानी दीवान किसे नियुक्त कर दी है? तो भारतीय लोगों को दीवान नियुक्त की हुई है। देखिएगा बंगाल में किसको नियुक्त की थी? बिहार में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ। बंगाल के क्षेत्र में दीवान किसे कंपनी नियुक्त करती है? तो मोहम्मद राजा खां को, बिहार में राजा सिताब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। यानी दीवान के रूप में भी नियुक्त किसे की हुई है? भारतीय लोगों को। पैसा कौन तसीलने जाएगा? भारतीय लोग। कर अगर बढ़ेगा तो किसका विरोध होगा? भारतीय लोग का। तो बंगाल के क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे थे उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कंपनी शासन हमारे ऊपर कर रही है, क्योंकि नवाब जिस तरह से थे उस तरह से नवाब प्रशासनिक कार्य को देखिए रहे थे। उनको जिम्मेवारी मिलिए गया था। नवाब प्रतीकात्मक रूप से नवाब बैठे थे, इनका कोई सुनता भी नहीं था। जो अधिकारी होते थे या पुलिस जो हेड है वो सुनते भी नहीं थे, नवाब की बात को मानते भी नहीं थे। यानी नवाब कुछ करना भी चाह रहे थे तो इनकी बात को सुना नहीं जा रहा था। जनता को मालूम थोड़े चल रहा है कि कंपनी का शासन चल रहा है। ये पैसा मांगते थे कोई कार्य करने के लिए, तो नवाब कंपनी से पैसा जब मांगते थे तो कंपनी अपने मन मुताबिक देता था, नहीं भी देता था। उसको लगता था कि ये काम जरूरी नहीं है तो नवाब को नहीं देता था। यानी नवाब चाह के भी लोगों का अपना कृषि क्षेत्र में देना है, कारोबार बढ़ाने के लिए, उद्योग के क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने के लिए देना है कुछ लोन या पैसा, राजस्व जो भी है, तो ये नहीं दे पाते थे। तो लोगों का गुस्सा किसके प्रति होगा? नवाब के प्रति होगा। यानी कि दोष से भी ये क्या थे? कंपनी पूरी तरह से बची थी। दोष मुक्ति से भी इनको यहां सुरक्षा मिलता है। कंपनी जितना काम है पैसा का उतना पैसा भी नहीं देती थी। अब जहां जरूरत है 10 लाख का तो कहेगी कि आप 3 लाख में फरियाद दीजिए। तो ये नवाब को बहुत काफी दोषारोपण का झेलना पड़ता है। बंगाल के क्षेत्र में कंपनी पूरी तरह से सेफ थी, लेकिन चला नवाब को चला कौन रही है? कंपनी चला रही है। कंपनी पैसा देगी तो कोई काम होगा, नहीं देगी तो नहीं काम होगा। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो नवाब जो थे कंपनी के चमचा के रूप में काम कर रहे थे। हाँ, जैसे इशारा पर काम करना, वो काम करना है नहीं करना है, यानी अपने इशारा पर नवाब को रखा गया था द्वैध शासन में। यहां देखिएगा तो दीवानी के काम जरूर अपने हाथ में कंपनी ले ली है, लेकिन दीवान किसको नियुक्त कर दी है? भारतीय लोगों को। यानी कि कर जब बढ़ाएगी तो वसूलने के लिए तो यही लोग जाएंगे, इन्हीं का विरोध वहां भी होगा। तो किसान हो या जो भी
व्यापारी वर्ग हो, छोटे मोटे कुटीर उद्योग बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में जो भी हो रहा था, लोग नहीं समझ रहे थे कि हमारे ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, कृषि कार्य किए हुए हैं, फसल हमारा बर्बाद हो गया, तो कृषि कार्य के लिए और पैसा मिलना चाहिए तो मिल ही नहीं रहा था। उसको बढ़ावा बीज के लिए पैसा चाहिए, चाहे जो भी उद्योग को बढ़ावा के लिए पैसा चाहिए तो मिल नहीं रहा था, लेकिन टैक्स जरूर उसके ऊपर बढ़ाया जा रहा था। और कौन लोग बढ़ा रहे थे? तो लोगों को मालूम चल रहा था कि हमारे लोग ही बढ़ा रहे हैं, हमारे नवाब ही है, हमारे दीवान जो पहले थे वही लोग हैं, भारतीय लोग ही हैं, जिसके कारण विद्रोह कंपनी के खिलाफ नहीं होता है और कंपनी पूरी तरह से मालामाल होने लगी। यही है आपका द्वैध शासन। इसी प्रकार से द्वैध शासन जो है बंगाल के क्षेत्र में 1772 तक चलता है, जिसमें काफी बंगाल के क्षेत्र को बर्बाद कर दिया जाता है, केवल टैक्स तहसील करके। आइए हम लोग देखते हैं द्वैध शासन लाने के क्या कारण थे। द्वैध शासन लाने के पीछे कारण थे, मुगल बादशाह यहाँ तो बैठा हुआ था, लेकिन द्वैध शासन के समय देखिएगा कि जब प्रथम इलाहाबाद की संधि हुई है तो बंगाल के नवाब को तो पेंशन पर रखा ही जाता है, साथ ही साथ दिल्ली के मुगल बादशाह को भी पेंशन पर रखा जाता है। द्वैध शासन के समय नवाब को क्या साल में 53 लाख रुपया ये निजामत के काम को देखने के लिए दिया जाता है, वही 53 लाख रुपया में करना था। उसके बाद देखिएगा तो नजमुद्दौला के बाद सैफुद्दौला आते हैं तो उनको और कम दिया जाता है, पूरी तरह से 12 लाख रुपया दिया जाता है निजामत के काम देखने के लिए। सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला जो लास्ट में आते हैं उनको तो 10 लाख रुपया में देखना पड़ता है। एक साल में मात्र 10 लाख रुपया मिलता है और उतना में पूरा एक साल तक जनता के काम को करना होता है। यानी कि ये केवल नवाब को भूलवैले हैं। कैसे तो कहा गया है कहावत कि बूट छीट के बानर बझैले है, उसी तरह से अंग्रेज नवाब को थोड़ा थोड़ा दे करके पैसा को और क्या किया था, गद्दी पर बैठाए रखा था, लेकिन इनका कुछ चल नहीं रहा था, नवाबी चल नहीं रहा था। यहां तक कि दिल्ली के मुगल बादशाह को भी आपको कितना पैसा मिलता है, तो 26 लाख पेंशन मिलता है। पेंशन दिल्ली के गद्दी से उतार करके उनको पेंशन पर शाह आलम द्वितीय को रखा जाता है। लेकिन जब देखिएगा तो बाद में 72 में, आपको याद करिए 1772 में मराठा का पेशवा रहते हैं माधव नारायण राव फर्स्ट। उन्होंने महादजी सिंधिया के मदद से शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर दिल्ली में बैठाते हैं। क्यों खुद अंग्रेजी कंपनी बंगाल के क्षेत्र में राज क्यों नहीं करती है, शासन व्यवस्था को खुद से क्यों नहीं करती है, द्वैध शासन क्यों लागू करती है, इसके पीछे कई कारण थे। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कारण जो था वो था विरोध का था। भारतीय लोग विरोध करने लगते, यहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि कंपनी शासन कर रही है, दीवान भी भारतीय ही है, नवाब भी है ये है, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि कंपनी शासन कर रही है, जिसके चलते विरोध नहीं होता है। यही विरोध का डर था जिसके चलते द्वैध शासन लाए थे। इसके अलावा देखिएगा तो ऊपर से बोर्ड का भी निर्णय था, जो ब्रिटेन में बोर्ड थी उसका भी निर्णय था कि आपके पास शासन का प्रशासन का भारतीय क्षेत्र में अनुभव क्या है, नहीं है, इसलिए अपने हाथ में नहीं लेना है और वहां के नवाब के माध्यम से शासन व्यवस्था को करना है। यानी कंपनी, अन्य कंपनियां भी जो है यहाँ काम कर रही थी, उसका भी डर था विरोध करने का, डचों का, फ्रांसीसियों का, क्या आए थे व्यापार करने के लिए ना, तो यहाँ क्या आप करने लगे, शासन व्यवस्था में एंट्री कर गए, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे। ये डर था डचों के द्वारा, खास करके फ्रांसीसियों के द्वारा, जिसके चलते ये द्वैध शासन को लाते हैं। द्वैध शासन में तो पता ही नहीं चलता है कि कंपनी शासन कर रही है, उत्तरदायित्व से मुक्ति था। कहिएगा वो कैसे? तो यहाँ जो जनता बैठी हुई है उसका निजामत का काम करने के लिए नवाब को
दिया गया है। और नवाब जो है उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे, यानी उत्तरदायित्व को पूरा करने का जिम्मेवारी नवाब के पास है, यानी कंपनी के पास में उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है। यानी उत्तरदायित्व से क्या था, मुक्ति था, लालच का लाभ था। लालच का लाभ था क्योंकि ये कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी तो पैसा पर इसीलिए फोकस करती है, दीवानी का काम अपने हाथ में रखती है और बाकी राजपाट से मतलब नहीं रखती है, राजपाट से कोई मतलब नहीं रखती है, इसीलिए केवल यहाँ दीवानी वाला काम अपने हाथ में ले लेता है कंपनी। तो लालच का लाभ और दोषारोपण से दूर रहेगा। लेकिन धीरे धीरे पता चल गया था, लोगों को पता चल गया था, जिसका काफी विरोध होने लगा कि द्वैध शासन जो है पूरी तरह से अंग्रेज कंपनी के माध्यम से शासन व्यवस्था को कर रहे हैं। ये 1772 में जब पता चलता है तो वहां पर वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, द्वैध शासन को बंद करते हैं। लेकिन आइए देखिए द्वैध शासन के समय क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए। द्वैध शासन जब बंगाल के क्षेत्र में चल रहा था तो उस समय काफी अराजकता बढ़ गया था, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जब थे सेकेंड यात्रा में जब आए थे उसी समय द्वैध शासन लागू था। तो द्वैध शासन में करते क्या है कि जो निजी व्यापार किया करते थे अधिकारी, उनका निजी व्यापार के लिए रोक लगा देते हैं, क्योंकि कंपनी के काम में कम ध्यान देते हैं। ऐसे भी देखिएगा तो कोई सरकारी टीचर है या डॉक्टर है या कोई पैसे वाला है तो गवर्नमेंट के साथ साथ वो अपना साइड से भी अपना डिस्पेंसरी जो है खोल लेता है और उसमें भी सेवा देता है। तो निजी व्यापार पर आदमी ज्यादा फोकस करता है और सरकारी जो काम है वहां से तो मिल रहा है पैसा, निश्चित आय मिल रहा है, जिसके चलते आदमी ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि निजी व्यापार क्या कर दिया था, करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहां तक कि शांति काल में, युद्ध जब नहीं चलता था तो शांति काल में जो सेनाओं को दोहरी भत्ता दी जाती थी उसको भी बंद कर दिया था, जिसके चलते काफी सेना विरोध भी करते हैं, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह करते हैं किसके लिए, रॉबर्ट क्लाइव के लिए। और रॉबर्ट क्लाइव को इसीलिए क्या होता है, मुकदमा भी चलाया जाता है। तुरंत 67 में जब जाते हैं तो इंग्लैंड में इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो वो ठीक करना चाहते हैं, जिसके चलते कई परिवर्तन किए। और वहां पर भी इनके खिलाफ जो है कि विद्रोह होने लगता है। इसके चलते कंपनी में अन्य वरीय अधिकारी थे, वो त्याग पत्र दे देते हैं और मिल करके एक सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करते हैं। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करते हैं। बहुत सारे अधिकारी जब ये व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, तो त्याग पत्र देकर के अपना व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलता है कि आप जो है कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करके और कहता है मात्र 3 क्षेत्रों में आप व्यापार कर सकते हैं, नमक, सुपारी और तंबाकू। नमक खाए वाला चीज, तंबाकू रगड़े वाला और सुपारी चबाए वाला चीज। याद आ गया, नमक के क्षेत्र में, सुपारी के क्षेत्र में और तंबाकू के क्षेत्र में सोसाइटी फॉर ट्रेड व्यापार कर सकती थी। इस तरह से कई जो है कि अधिकारियों का बंगाल से स्थानांतरण करता है मद्रास में, मद्रास और बंबई से अधिकारी बुलाता है बंगाल के क्षेत्र में, यानी ट्रांसफर भी करता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि बहुत सारा एक ही जगह पर रहेगा तो उसका जो है व्यापार जो है बढ़ गया था, उसका अपना कारोबार खुद का जो था, अपना हस्तक्षेप अधिकारी का बढ़ गया था, जिसके चलते ट्रांसफर कर देता है और सबको यहां से वहां। उसके चलते जो है कि विरोध इसका रॉबर्ट क्लाइव का काफी होता है। ये रहता अच्छा है, काम अच्छा करता है अपने हिसाब से, अंग्रेजों के लिए तो अच्छा ही किया, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी फिर भी इसके खिलाफ जो है आवाज उठाने लगे, जिसके चलते 67 में इसको जाना पड़ा। इसके ऊपर मुकदमा वहां चलता है इंग्लैंड में। जिसको नहीं वो क्या करता था, कोई स्याही फेंक देता था इसके मुंह पर, कोई जूता चला के मार देता था,
जौना के मन करे तौन एकरा के गरियावत रहे रॉबर्ट कलईबुआ के। एकरा चलते ये बहुत काफी जो है फ्रस्ट्रेट हो गया, टेंशन में आ गया। खाली कहता है कि यहां जो बंगाल में सत्ता हासिल हुआ है ब्रिटेन का, वो किसके कारण? रॉबर्ट क्लाइव के कारण। प्लासी का युद्ध में अपना दिमाग नहीं लगाता तो क्या मिल पाता? नहीं। तो वही सोचता है कि जे करे खातिर चोरी कैनी और उहे कहे चोरावा। टेंशन में आकर के 1774 में रॉबर्ट क्लाइव सुसाइड कर लेता है। 1774 में रॉबर्ट क्लाइव क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। आइए हम देखते हैं परिणाम क्या किया था। अराजकता बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, दस्तक का दुरुपयोग होने लगा। दस्तक का दुरुपयोग कैसे होता था? तो ये दस्तक दिए हुए थे कौन? तो फारूक सियर के द्वारा दिया गया था। याद आ गया? हाँ, फारूक सियर ने दस्तक बंगाल के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का दिए हुए थे। हाँ, याद नहीं है तो जाके वीडियो आप देख लीजिए, अंग्रेजों का आगमन, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो इसका दुरुपयोग कैसे होने लगा? दुरुपयोग देखिएगा तो अंग्रेजों का न छूट था व्यापार करने के लिए। कर मुक्त व्यापार केवल अंग्रेज न कर रहे थे, बाकी लोग तो का टैक्स लगबे करता था। तो अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे कि अपने नाम पर उस वस्तु का ट्रांसफर करा देते थे, जिसके चलते टैक्स नहीं लगता था। और जो टैक्स का पैसा होता था उससे कम पैसा वो व्यापारी से ले लेते थे, जिनका खुद का क्या होता था? पॉकेट भर जाता था और राजस्व जो जाना था बंगाल के खजाने में वह पहुंच नहीं पाता था। नहीं, अरे मान के चलिए आप रेलवे अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, तो आपको पास मिलता है रेल सुविधा यात्रा करने के लिए। उस पास को से आपको क्या टिकट नहीं देना पड़ता है, ना टिकट लेना पड़ता है, और उसका आप दुरुपयोग करना चाहिएगा तो गड़बड़ बात है ना। अब हमको दे दीजिएगा, कहिएगा कि टिकट जो है सासाराम से जाना है आपको पटना सर जी, तो हमारे पास वाले के चल ना जाइए। तो यहाँ से जो टिकट है हम टिकट नहीं कटाएंगे, आपके पास दिखा कर क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। और उसके बदले आप जो टिकट का मूल्य है उससे कम पैसा दे दिए, तो उससे हमारा भी लाभ हुआ और आपका जेब भी भर गया। लेकिन जो रेलवे मिनिस्ट्री है वहां तो पैसा नहीं न गया, रेलवे मंत्रालय में तो पैसा नहीं न गया, तो बंगाल का खजाना में पैसा नहीं जा रहा था, जिसके कारण बंगाल का खजाना भी खाली हो गया और अकाल आ जाता है। लेकिन इसमें देखिएगा बहुत सारा चेंजिंग होता है। आइए हम परिणामों पर चर्चा कर रहे थे। दस्तक का दुरुपयोग होने लगा, कृषि और उद्योग का पतन होने लगा। कैसे? अब जो बीज का पैसा है, खाद का पैसा है, नहर के लिए सिंचाई वगैरह का जो व्यवस्था होना चाहिए, लोन मिलना चाहिए कृषि कार्य करने के लिए, वो मिल नहीं रहा था। कृषि कार्य पतन होगा ही होगा। और कर्जा महाजन लेकर के कहीं से अगर खेती करते थे किसान, तो उतना मुनाफा भी नहीं होता था कि वो दे पाए साहूकार को, पैसा वापस लौटा पाए। तो जिसके चलते उनका खेत भी चला जाता था इनके हाथ में, सेठ साहूकार के हाथ में। या जमींदारों के समय देखिएगा तो जब जमींदार थे लगान वसूलने के समय, तो पैसा जब नहीं किसान देते थे तो जमीन किसका हो जाता था? जमींदार का हो जाता था। जमीन का मालिक जमींदार था। पूरी तरह से आपको हम रैयत बाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, महाल बाड़ी व्यवस्था सब चीज पढ़ाएंगे। आप केवल सपोर्ट करिए दिल से। सहायक संधि क्या था, डलहौजी का हड़प नीति क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, सभी क्लास में एक सिस्टमेटिक तरीका से जाएगा। हज पच नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसका? हाँ, आपको भी मालूम है। तो उसमें आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके संदर्भ में जब लिखना होगा, तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप लिख पाइएगा। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन होगा, दबा लीजिएगा। और इसी तरह से प्यार और मोहब्बत को बनाए रखें। भाई मेरे, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर करिए मेरे वीडियो को। ये आप लोग से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, विनती है। इतना हमको बस सपोर्ट करिए। मैं दिल खोल करके आपको पढ़ाऊंगा। आप उम्मीद नहीं किए होंगे, केवल एक बार शेयर, इतना तो आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है।
1770 में जिसके चलते क्या हो जाता है, भयंकर अकाल आ जाता है। उद्योग के क्षेत्र में भी देखिएगा, जो शिल्पकार थे खास करके, या जो भी रेशम वस्त्र जूट से जुड़े हुए थे, वहां भी देखिएगा तो अंग्रेजी कंपनी क्या करती थी, उनके वस्तुओं को दूसरे के हाथ में न बेचने के लिए बाध्य कर दिया था कि जब भी वस्तु बेचना है तो हमें ही बेचना है, यानी कच्चा माल हम ही लेंगे और वह भी अपने हिसाब से तय किया गया कीमत पर लेंगे। यानी सामान आपका, मूल्य आप निर्धारण नहीं करिएगा, अंग्रेजी निर्धारण करेगा। दूसरा के बेचिएगा नहीं, हम ही को बेचिएगा। ये कौन सी बात हुई? तो उद्योग वहां पतन होगा ही। लोगों को घाटा हो रहा था, जिसके चलते क्या करने लगे लोग, कारोबार छोड़ के अपना दूसरा काम करने लगे, और दूसरा काम लोग करने देता तब ना, वहां से पलायन कर जाते हैं। लगभग कहा जाता है कि 1770 में जिसके कारण अकाल आता है, बंगाल से 1/3 यानी 33% लोग पलायन कर गए थे। बहुत सारे लोग भूख से, बहुत सारे बीमारी से मर गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि द्वैध शासन दुनिया का न, पूरे विश्व का भ्रष्ट शासन व्यवस्था है, जो कि कार्टियर के समय अकाल आया था। उस समय गवर्नर कौन थे? कार्टियर। अब बड़े लास्ट के समय देखिएगा तो सर्वाधिक सीमा पर अत्याचार किया जा रहा था, दोहन किया जा रहा था। उस समय जब बड़े लास्ट गवर्नर के रूप में रहता है तो सबसे ज्यादा द्वैध शासन में अत्याचार किया जाता है। अकाल किसके समय में आता है? तो कार्टियर के समय में आता है। और उसके बाद जब वारेन हेस्टिंग आएंगे तो द्वैध शासन को बंद करेंगे। बहुत सारे उद्योग तो अपना अंगूठा हाथ काट करके और बैठ गए थे। क्यों? ऐसा क्यों कि अपने हाथ काट लिया लोगों ने? क्योंकि बरियारी उनसे व्यवसाय कराया जा रहा था, जो भी उद्योग था उनसे कराया जा रहा था। शिल्पकार से मूर्तियां बनाना, कसीदे काटना, ये सब बरियारी कराया जाता। तो इसलिए इन लोगों ने अपना हाथ को ही काट लिया कि हम पर अंग्रेज अत्याचार नहीं करेंगे और बरियारी नहीं कराएंगे। तो ये क्या है? पूरी तरह से भ्रष्ट शासन व्यवस्था नहीं है तो क्या है? अकाल आने के पीछे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अकाल भी आ सकता है। कैसे? बंगाल का क्षेत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों से निर्मित जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा तैयार है, और जहां पर बंगाल की मानसून जाती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होता है, यह सिंचित प्रदेश बंगाल था। तो वहां अकाल कैसे आ गया? जहां कृषि इतने काफी अच्छे तरीका से हो सकते हैं कि पूरा भारत अनाज खा के निहाल हो जाएगा, उसके बाद भी जो है कि वहां भूखमरी नहीं आ सकती है भारत के क्षेत्र में। और वही बंगाल का क्षेत्र जो पूरे भारत का पेट भर सकता है, वो उसमें अकाल कैसे आ गया? तब जब आपका शासक जब भ्रष्टाचारी रहेगा, भ्रष्ट लोगों के हाथ में जब चला जाएगा शासन व्यवस्था, तो क्या होगा? अकाल ही करेगा। तो अकाल आ गया 1770 में। और रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन का तो शुरुआत किए थे, लेकिन इनके दिमाग में द्वैध शासन शुरू करने के लिए बात कहां से आई थी? तो डायआर्की एक पुस्तक है, डायआर्की। इसी पुस्तक को प्रभावित थे, इसी पुस्तक से प्रभावित थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जो किसकी लिखी हुई थी? लियोनेल कार्टस। लियोनेल कार्टस इसके राइटर हैं। लियोनेल कार्टस। डायआर्की पुस्तक के लेखक कौन है? लियोनेल कार्टस। इसी डायआर्की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में लिखी गई है। उसी पुस्तक को से प्रभावित थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ था, और श्वेत विद्रोह के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? सेनाओं को 3 ब्रांचों में बांट दिया। एक पटना के जो बांकीपुर है, एक इलाहाबाद में और एक मुंगेर में। 3 टुकड़ियों में सेनाओं को बांट देता है। इस तरह से बहुत चेंजिंग रॉबर्ट क्लाइव करता है, लेकिन फिर भी इसका क्या होता है? दूरे दूरे, और जाके अंत क्या करता है? सुसाइड कर लेता है 1774 में। के.एम. पनिकर का नाम याद रखिएगा। के.एम. पनिकर
इसने क्या कहा था कि बंगाल में द्वैत शासन जो है डाकुओं का राज है, डाकुओं का राज। तो इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार और मोहब्बत देते रहिए और आज का सेवा को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।